हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 11 इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। बुक हमारी है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मांग की कीमत लोच। इससे पहले के 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें जो क्लास 11 एसपी नाम से, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। जो भी आपके क्वेश्चन है आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। वेबसाइट जरूर विजिट करें हमारी जो एकलव्य स्टडी पॉइंट .com नाम से। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज थ्योरी नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारे यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर हमारा है मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच क्या होती है ये समझते हैं सबसे पहले। तो मांग की कीमत लोच यह बताती है कि किसी वस्तु की कीमत बदलने पर उसकी मांग कितनी बदलती है। यानी अगर कीमत बढ़े या घटे तो लोग खरीदने में कितना बदलाव करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है, मांग की लोच कहा जाता है। तो लोच का मतलब क्या होता है? लोच का मतलब होता है सिकुड़ना या बढ़ना। जैसे मान लीजिए कि एक प्राइस पे जो डिमांड है वो ये डिमांड है, ठीक है। अब क्या होता है, प्राइस जो है अगर घटा दी जाती है, मान लीजिए प्राइस अगर घटाई जाएगी, जैसे प्राइस कम होती है आपने देखा होगा मांग का नियम कहता है भाई डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद अगर प्राइस फिर से बढ़ा दिया जाए तो आप क्या देखेंगे, इस प्राइस में जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देख रहे हैं आप, ये तीनों स्टेज में आपको कुछ परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। इसे ही क्या कहा जाता है, मांग की कीमत लोच। यानी प्राइस की वजह से डिमांड में जो आप परिवर्तन देख रहे हैं इसे ही मांग की लोच कहा जाता है। मांग के नियम और लोच में क्या अंतर है ये समझ लेते हैं। तो मांग का नियम क्या कहता है, हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो मांग का नियम क्या कहता है, कीमत बढ़ने पर, यानी कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, घटती है किसी भी वस्तु या सेवा की। कीमत घटने पर, अगर कीमत हम घटा देते हैं तो मांग जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मांग का नियम। लेकिन मांग का नियम यह नहीं बताता कि कितनी घटेगी या कितनी बढ़ेगी। तो मांग का नियम क्या कहता है भाई, कीमत बढ़ी तो जो मांग है वो घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। लेकिन मांग का नियम ये नहीं बता पाता कि वह कितनी घटेगी और कितनी बढ़ेगी। और इसी परिवर्तन को जानने के लिए हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच क्या करती है, वही परिवर्तन आपको बताती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे गेहूं है और सेब है, दोनों की अगर आप कीमत देखेंगे तो कीमत में आप देखेंगे 20% बढ़ोतरी हुई। यानी कीमत क्या करी गई है, प्राइस क्या किया गया है, 20% बढ़ा दिया गया है। तो सेब की मांग आप देखेंगे 50% जो आपको घटती दिखाई देगी, वहीं गेहूं की अगर आप मांग देखेंगे 10% घटेगी। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं भाई, 20% कीमत बढ़ने पर एक वस्तु जो है वो 50% घट जाती है और दूसरी वस्तु जो है वो 10% घट जाती है। तो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो हम देखेंगे सेब की जो मांग है वो अधिक आपको लोचतर दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि कीमत के बढ़ने से सबसे ज्यादा परिवर्तन जो आपको देखने को मिल रहा है वो सेब में देखने को मिल रहा है, सेब की मांग में देखने को मिल रहा है। तो इसलिए कहा जाएगा जो सेब है वो ज्यादा लोचदर है गेहूं के, क्योंकि इसमें तो सिर्फ आप देखेंगे 10% का ही अगर गिरावट आई है, लेकिन यहाँ पर 50% की गिरावट आई है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, मांग की कीमत लोच। ठीक है, या परिवर्तन जो हम देखते हैं कीमत बढ़ने से किसी वस्तु की मांग में आता है। मांग की कीमत की लोच के प्रकार क्या है? तो अगर मांग की लोच के प्रकार की बात करें तो मांग की जो लोच होती है वो 3 तरह से देखी जाती है। ठीक है, तो मांग की लोच को हम 3 तरह से देख सकते हैं। सबसे पहला हमने जो देखा मांग की कीमत लोच, जो हमने अभी समझा, तो ये क्या होती है आपको पता ही लग गया है। किसी वस्तु की मांग को प्रतिशत में परिवर्तन किया जाता है और उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत में जो परिवर्तन होता है वही मांग की कीमत लोच होता है। ठीक है, यानी क्या हो गया भाई, कोई वस्तु थी उसकी अगर कीमत जो है घटती या बढ़ती है, उसके कारण जो परिवर्तन आता है मांग में, तो उसे ही क्या कहा जाता है, मांग की कीमत लोच। उदाहरण, यदि चाय की कीमत घटती है, ठीक है, मान लीजिए चाय है, अगर उसकी कीमत, प्राइस को हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो उसकी मांग कितनी बढ़ेगी? तो उसकी मांग क्या होती है भाई, कई बार बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि प्राइस कम हुआ है। तो क्या होता है, आपकी जो डिमांड होती है, जो मांग होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, वही क्या होता है, मांग की कीमत लोच होता है। कि भाई कीमत घटने से कितनी मांग जो है वो बढ़ी, तो उसे अगर हम प्रतिशत या अनुपात में निकाल लें तो वो हमारा क्या होता है, मांग की कीमत लोच होती है। दूसरा होता है आपका क्रॉस लोच। ठीक है, क्रॉस लोच क्या है, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन
जब संबंधित वस्तुओं से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर प्राइस इफेक्ट नहीं डाल रहा है किसी एक वस्तु पर, बल्कि एक वस्तु का जो है प्राइस दूसरे वस्तु पर इफेक्ट डालता है। इसे प्रतिस्थापन या पूरक वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, किसी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है वो किसी और वस्तु की कीमत के कारण आता है। जैसे कॉफी की कीमत बढ़ने पर चाय की जो मांग है वो बढ़ सकती है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ सकती है, क्योंकि कॉफी जो है भाई मान लीजिए 10 रुपए की थी और कॉफी को क्या कर दिया जाए, 20 रुपए कर दिया जाए, ठीक है। वहीं चाय जो थी पहले भाई 10 रुपए की थी और अभी भी जो वो 10 रुपए है, तो लोगों को क्या पीना है भाई, गर्म पीना है, ठीक है ना, उन्हें गर्मी के लिए कोई चीज पीनी है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई इसकी कीमत 20 रुपए बढ़ गई है, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं 10 रुपए में चाय ही पी लेते हैं, क्योंकि इसकी कीमत जो है वो अभी 10 की 10 है। तो इससे क्या होता है कि लोग कीमत बढ़ने की वजह से एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं और उसकी मांग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कारों की मांग घट सकती है, बिल्कुल घट सकती है भाई। अगर पेट्रोल मान लीजिए अभी 100 रुपए है प्रति लीटर है, तो हर कोई उस कार आराम से चला रहा है, लेकिन कल को अगर वही 200 रुपए प्रति लीटर कर दी जाएगी, तो लोग क्या करेंगे, कारों को खरीदना ही बंद कर देंगे, ठीक है। तो पेट्रोल की असर जो है आप कहाँ देखेंगे, कार की मांग पर देखेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, क्रॉस लोच कहा जाता है। जब एक किसी भी वस्तु की जो प्रतिस्थापन वस्तु होती है उससे संबंधित जो वस्तु होती है उसके कारण अगर मांग में परिवर्तन आता है, तो एक आय लोच है, आय के कारण भी जो आप देखेंगे मांग में परिवर्तन आ जाता है। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन जब उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आय बढ़ती है उपभोक्ता की, वैसे ही मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। तो आय बढ़ने पर आप कह सकते हैं जैसे महंगी कारों की मांग बढ़ जाती है। अगर सबकी सैलरी अच्छी हो जाए, आय सबकी अच्छी बढ़ जाए, तो पहले भाई वो कार नहीं खरीद सकते थे, लेकिन सबकी आय अगर अच्छी हो जाएगी तो हर कोई कार खरीदने लगेगा, तो जो कार है वो क्या होगी, उसकी जो डिमांड होगी, मांग होगी, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये किस वजह से होगा, ये मांग का कारण क्या होगा, तो इस मांग का कारण होगा आय, कि आय में परिवर्तन आने की वजह से किसी भी चीज की जो है डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, मांग बढ़ जाए। तो 3 तरह की जो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं लोच होती, ठीक है। तो मांग की कीमत के लोच का सिद्धांत समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो मांग की कीमत लोच है, तो इसका सिद्धांत सबसे पहले समझते हैं। मांग की कीमत लोच का मतलब है किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग कितनी संवेदनशील है, ठीक है। ये चीज तो हमने देख ही ली थी कि कीमत के परिवर्तन होने से मांग कितनी संवेदनशील होती है, ठीक है ना, यानी बढ़ रही है या घट रही है कीमत के बढ़ने या घटने की वजह से। तो यह कीमत और मांग के बीच का मात्रात्मक संबंध होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये किसके बीच में, कीमत और मांग के बीच में क्या है, वो मात्रात्मक संबंध है, ठीक है। यानी कितनी मात्रा में, कितने प्रतिशत में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, किसकी वजह से, कीमत की वजह से मांग में। प्रतिशत विधि से मूल्य मांग की लोच का मापन किया जाता है। तो एक प्रतिशत विधि है जिसके द्वारा हम जो भी आपकी मूल्य मांग की लोच है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको दिया किसने था, इसको दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है। तो प्रोफेसर मार्शल क्या कहते हैं, मांग की कीमत लोच, तो मांग की कीमत जो लोच है, ठीक है, वो मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, यानी जो कीमत में जो है, यानी प्राइस में जो है प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, ठीक है। तो डिमांड में जो आप देख रहे हैं, जो मांग है यानी डिमांड है, उसमें जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है उसका जो अनुपात होता है वही क्या होता है, मांग की कीमत लोच होती है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एक सूत्र यार फॉर्मूला भी दिया था, मांग की कीमत लोच किसके बराबर होती है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इसको डिवाइड कर दें तो आपकी मांग की कीमत लोच आ सकती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसने दिया था, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी के ऊपर आप न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। तो प्रतिशत या अनुपातिक विधि में आप देखेंगे जो न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स के आपके फॉर्मूले हैं। तो नॉर्मल आपका एक ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और ये जो है एक फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले यूज करके आप जो भी आपका मांग की लोच का क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में P0 जो होगा वो प्रारंभिक कीमत होती है, यानी पहले प्राइस क्या था, प्रारंभिक मात्रा, पहले मात्रा कितनी आ रही थी उस प्राइस में, फिर आता है P1 आपकी अंतिम कीमत क्या थी, यानी लास्ट में जब आपने वो सामान लिया उसकी कीमत क्या है, और उसकी मात्रा क्या है, ठीक है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, मांग में परिवर्तन, ठीक है। डेल्टा क्यू का मतलब मांग में परिवर्तन होता है, डेल्टा पी का मतलब कीमत में परिवर्तन होता है, यानी पहले कीमत क्या थी और अब कीमत क्या है, ठीक है। ईडी आपको पता है मांग की कीमत लोच कहा जाता है। तो ये फॉर्मूले जो है आप इनका यूज करके आसानी से आंसर जो है निकाल सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपसे न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है तो, ठीक है। आइए अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।
पहला जो आपका न्यूमेरिकल्स है, क्वेश्चन है, वो है एक वस्तु की कीमत जो थी वो 4 रुपए थी। यानी पहले आप प्राइस देखेंगे तो कितना है, 4 रुपए है। उसके बाद प्राइस जो आपका बढ़ जाता है वो कितना हो जाता है, नया प्राइस 5 रुपए। इससे क्या होता है, प्राइस के बढ़ने से जो आपकी मांग थी, यानी जो पहले आपकी क्वांटिटी आप देखेंगे कितनी थी, 50 इकाई थी, वो अब घटकर कितनी हो जाती है आपकी क्वांटिटी, वो 40 इकाई हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है प्रतिशत विधि द्वारा कीमत की लोच ज्ञात करना है। ठीक है, तो ईडी निकालने के लिए कहा जा रहा है। फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हैं, आपको पता है, तो सबसे आसान फॉर्मूला ही है, तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं और आसानी से हम इसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है, हमें ईडी निकालना है। ठीक है, ईडी तो फॉर्मूला क्या है हमारा, Q1 माइनस Q0 और P1 माइनस P इंटू में हमारा प्राइस जो पुराना है और क्वांटिटी जो हमारी पहले की है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू पुट कर देनी है, ईडी निकाल रहे हैं हम। तो क्वांटिटी पहले क्या थी आपकी, अगर Q1 देखे तो कितनी थी, तो Q1 आपकी 40 है। ठीक है, और पहले कितनी थी, 50। प्राइस पहले कितना था, अगर आप देखेंगे P1 जो है आपका अभी के टाइम में जो प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5 रुपए। ठीक है, और अगर देखेंगे P0 जो हमारा था वो कितना था, 4 रुपए। यहाँ पे रखा आपने 4, और पहले की प्राइस और पहले की क्वांटिटी जो पहले थी, ठीक है, कितनी थी, 4 रुपए और 50। ठीक है, क्वांटिटी थी। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेनी है बिल्कुल आसानी से। अब सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, कितना आएगा यहाँ पर, माइनस का 10। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, आ गया आपका 4 इंटू 50। ठीक है, तो इसे कर देंगे कैंसिल। अब आपका बचा यहाँ पर माइनस का 4 और नीचे बचा 5। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8। ठीक है, ये आपका आ गया, यानी माइनस का 0.8, ये आपकी आ गई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो सिंपल सा है, फॉर्मूले पे पुट करके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, मांग की लोच ज्ञात करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता 5 रुपए इकाई। ठीक है ना, तो अब अगर आप देखेंगे पहले जो प्राइस है आपका कितना है, 5 रुपए है, वस्तु की 40 इकाइयां, यानी क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो कितनी थी, 40 इकाइयां खरीदता था, उसकी कीमत लोच। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, ईडी दे दिया गया है। ठीक है, तो ईडी आपके पास है यहाँ पे 4 रुपए प्रति इकाई पर। तो कह रहा है भाई प्राइस जो अब क्या देख रहे हैं आप, प्राइस जो नया है वो 4 रुपए प्रति इकाई है, पर वस्तु की कितनी मात्रा, यानी क्वांटिटी पूछ रहा है कि अब कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है। तो पहले 5 रुपए था, वो 40 इकाइयां खरीद रहा था, अब कीमत 4 रुपए हो गई, तो वो कितनी मात्रा खरीदेगा। तो इसमें क्या निकालना है आपको, क्वांटिटी निकालनी। फॉर्मूले सेम वही है, तो हम करेंगे इसी वाले फॉर्मूले को, जो सबसे आसान लगता है, इसको पुट कर लेते हैं। तो Q1 हमारा सबसे पहले क्या है आप देखेंगे, तो Q1 आपको दिया ही नहीं है, Q1 तो आपको निकालना ही है। ठीक है, Q1 माइनस Q0 ये फॉर्मूला है आपका, P1 माइनस P फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका P0 और ये Q0। ठीक है, तो ईडी आपको दे रखी है कितनी, 1.5। ठीक है, तो माइनस का आप लिख सकते हैं यहाँ पे 1.5 आपको ईडी दी हुई है। तो Q1 आपको निकालना है, तो आप Q1 को ऐसे ही रख लीजिए। Q0 कितना था आपका, पहले 40 इकाई थी। ठीक है, और प्राइस पहले कितना, प्राइस अब कितना है, 4 रुपए, और पहले प्राइस कितना था आपका, 5 रुपए। ठीक है, पहले क्या था, 5, और अपोन में आपका कितना था, 40 जो थी वो क्वांटिटी थी, इकाई थी। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर ली। अब उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर लो आप, 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा Q1 ये 40 ही रहेगा। ठीक है, और 4 में से 5 जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -1 इंटू में, तो अगर हम डिवाइड करते हैं 1/8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 1.5। ठीक है, और ये हो गया आपका Q माइनस 40, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -8। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, तो ये हमारा वहाँ जाएगा, तो माइनस का 1.5 इंटू माइनस का 8। ठीक है, और इक्वल टू में आपका क्या बचा, Q1 माइनस का 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, Q1 माइनस का 40, ये जाएगा इधर, तो Q1 आपका ये रहा, ये था आपका माइनस का, आके आ गया यहाँ पर प्लस का, और यहाँ पर हो गया प्लस का 12। ठीक है, Q1 आपका कितना आ गया, 52। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 52। Q1 आपका कितना आया, 52। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, सॉल्यूशन कर सकते हैं, सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देनी है, और सिंपल से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक वस्तु की कीमत जो है वो 4 रुपए है। ठीक है,
तो प्राइस अभी अगर आप देखेंगे तो कितना था, पहले प्राइस 4 रुपए था प्रति इकाई कीमत पर उसकी बाजार मांग। तो इस टाइम अगर आप मांग देखेंगे यानी आपका जीरो कितना है, 100 इकाई है। कीमत बढ़ने से उसकी मांग गिरकर, तो कीमत बढ़ गई है और मांग यानी नया अगर आप देखेंगे क्वांटिटी जो है वो कितनी है, 75 हो जाती है। यदि उस वस्तु की कीमत रोज, तो यहाँ पे भी आपको क्या किया गया है, ईडी दे दिया गया है, तो बदली हुई है, तो कीमत ज्ञात करनी। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको नया प्राइस निकालना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीजें हमने लिख ली जो जो हमें दी हुई हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यही अपना जो सबसे इजी फॉर्मूला है उसको पुट कर देंगे। ईडी इक्वल टू हमारा क्या था, Q1 माइनस Q0 और P1 माइनस P0 इंटू में आपका क्या आ जाएगा, पुराना प्राइस और जो पुरानी क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। ईडी आपको दिया हुआ है तो ईडी कितना है आपको, -1 दे रखा है। क्वांटिटी आपकी जो थी पहले, अब क्या है, अब क्वांटिटी आपकी 75 है जो गिर के हो गई है, और पहले कितनी थी आपकी 100। प्राइस जो था अगर देखें तो प्राइस अभी का हमें पता नहीं है, तो हम प्राइस को 1 ऐसे ही रख लेते हैं, लेकिन हमें पता है पहले प्राइस कितना था 4, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ रख लेते हैं। पहले हमें पता था 4 और क्वांटिटी कितनी थी इसकी, 100 थी। ठीक है, तो ये आपका -1 यहाँ पर है, और उसके बाद ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये हमारा सेम का सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इनटू में इसको हम काटते हैं तो कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये आ गया 1/25। इसको इससे काट देते हैं, कट जाएगा, तो ये हमारा -1 हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपका -1 बच गया, यहाँ पर P1 माइनस का आपका 4 हो गया। ठीक है, ये बच गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या हो जाएगा आपका -1 और क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ये आपका 1 और माइनस का 4। ठीक है, और इक्वल टू में क्या बचेगा आपका -1। ठीक है, ये बच गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का P1 और माइनस माइनस प्लस का आपका हो जाएगा 4। ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे आपका -1 है, तो ये माइनस का P1 ये उधर जाएगा तो -1 और माइनस का 4, माइनस का P1 इधर हो गया ये आपका -5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, तो P1 आपका कितना आ जाएगा 5। ठीक है, तो नया प्राइस क्या आया आपका 5। ठीक है ना, तो 5 रुपये जो आपका प्राइस आ जाएगा। कह रहा था भाई कि कीमत क्या होगी, नई कीमत जो होगी वो कितनी होगी, 5 रुपये होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है मांग की कीमत की लोच को। तो सबसे पहले देखते हैं, जो पहली श्रेणी आती है वो आती है पूर्णतः लोच दर। इसके अंदर क्या होता है, जो मांग की कीमत लोच होती है वो इन्फिनिटी तक जा सकती है। इसका अर्थ है कि कीमत में किसी भी परिवर्तन के बिना मांग में परिवर्तन होता है। इस मामले में मांग वक्त जो होता है आपका वो एक्स एक्स के आपको समांतर देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर क्या है कि कीमत में परिवर्तन नहीं होता लेकिन मांग में आपको परिवर्तन होता दिखाई देगा। जैसे ये देखिए, प्रति मीटर कपड़े की कीमत पहले 30 रुपए थी, अभी भी आप देखेंगे बढ़कर 30 ही रही है, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन वहीं अब जब आप मांग देखेंगे, पहले मांग आपको 100 दिखाई दे रही थी, अब 400 हो गई। ठीक है, यानी इसमें क्या देख रहे हैं आप कि कीमत नहीं बढ़ रही है लेकिन मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इसमें क्या होगा, आपको जो मांग वक्र है वो एक्स एक्स के आपको समांतर दिखाई देगा। ठीक है, यानी कीमत जो है सेम है लेकिन डिमांड जो है आपको दिखाई दे रही है बढ़ती हुई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णतः लोच दर होता है। और जो आपकी मांग की कीमत लोच होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। दूसरा आता है आपका पूर्ण बेलोच दर। तो इसमें जो आपकी मांग की कीमत लोच होती है वो 0 के बराबर होती है। कैसे, कीमत में परिवर्तन के साथ साथ मांग की गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस मामले में मांग वक्र y अक्ष के आपको समांतर दिखाई देगा। यानी इसमें क्या देखेंगे आप, कीमत तो बढ़ रही है लेकिन मांग जो है वो स्थिर रहती है। ठीक है, देखिए कीमत जो है 20 थी, 30 हो गई, 40 हो गई, लेकिन मांग आप देखेंगे 20 की 20 पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें y अक्ष के आपको समांतर मांग दिखाई देगी अगर आप वक्र पर देखेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्राइस जो है वो बढ़ा है लेकिन मांग जो थी वो सेम की सेम बनी हुई है। इसे क्या कहेंगे, पूर्ण बेलोच दर। यानी यहाँ पर आपकी मांग की कीमत लोच किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। इकाई से अधिक लोच दर, तो कई बार आप देखेंगे भाई इकाई से अधिक लोच दर देखने को मिलेगा, तो मांग की लोच जो होगी वो ज्यादा होती है 1 से। तो इसका अर्थ है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक है। इस मामले में मांग वक्र जो है आपको समतल दिखाई देगा। ठीक है, तो देखिए प्राइस जो था 20 था, अब प्राइस आप देखेंगे 30 हो गया है।
वही मांग आप देखेंगे पहले कितनी थी, 500 थी, और अब आप मांग कितनी देख रहे हैं, 100 है। तो इसमें अगर आप देखेंगे मांग वक्र, तो मांग की मात्रा ये रही और ये आपके जो कीमत है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा समतल। ठीक है, कह सकते हैं हम कीमत में आप देखेंगे 40% की वृद्धि हुई है, मांग में आप देखेंगे 133% की भारी कमी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, कमी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब क्या है, उपभोक्ता कीमत बढ़ने पर बहुत अधिक मात्रा कम कर देंगे। यानी जैसे ही आप देख रहे हैं कीमत में थोड़ा सा बदलाव आया है, वैसे ही मांग जो है वो काफी भारी मात्रा में कम हुई है। ठीक है, तो ईडी आप देखेंगे 3.3 आ जाएगा अगर हम इसको निकालते हैं, तो ये एक से बड़ा है, यानी अत्यधिक लोचदार मांग है। ठीक है, यानी अगर आपकी मांग की कीमत लोच ज्यादा है तो वो अत्यधिक क्या होगी, लोचदार होगी। ठीक है, फिर आता है आपका इकाई से कम लोच दर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, प्राइस जो आपकी मांग की कीमत लोच है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है एक से। इसका अर्थ है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन इसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से कम है। इस मामले में मांग जो वक्र होता है वो अधिक तीव्र आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप देख रहे हैं मांग वक्र अधिक तीव्र क्यों है, क्योंकि पहले आप देखेंगे कीमत 20 रुपए थी, अब कीमत कितनी हो गई है, 60 रुपए हो गई है। इसको में आप क्या देख रहे हैं, पहले जो मांग थी वो 10 थी, अब मांग आप देखेंगे कितनी हो गई है, 5 हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कीमत जो है आप देखेंगे 100% बढ़ी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कीमत में जो है वो 100% का इजाफा हुआ है, और मांग आप देखेंगे केवल 66.7 कम हुई है। ठीक है, तो 66.7 जो है वो प्रतिशत जो है इसमें कमी आई है। तो इसका मतलब क्या है, लोग कीमत बढ़ने के बावजूद वस्तु खरीदते हैं क्योंकि यह संभवतः जरूरी है। यानी आप देख रहे हैं भाई 100% का इजाफा हुआ है कीमत में, लेकिन लोग अभी भी 66.7% जो है उस सामान को ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं भाई, वो वस्तु जो है जरूरी होगी, तभी कीमत बढ़ने पर भी लोग उसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ईडी 0.67 है, तो यह एक से कम है, तो हम कहेंगे ये क्या है, कम लोचदर मांग है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कम लोचदर। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है एकात्मक लोच दर। तो इसमें आप देखेंगे इकाई जो होती है वो लोच दर होती है, यानी आपकी मांग की कीमत लोच होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। इसका अर्थ है मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। यानी इसके अंदर आप देखेंगे प्राइस में जितना बदलाव आएगा उतना ही आपको मांग में बदलाव आता दिखाई देगा। ठीक है, देखिए कीमत 40% बढ़ने पर भी मांग केवल आपको 40% ही बढ़ती हुई कम होती हुई दिखाई देगी। यानी उपभोक्ता कीमत में जितना प्रतिशत बदलाव होता है, मांग में भी उतना ही प्रतिशत बदलाव होता है। यानी आप देखेंगे 40% जो है कीमत बदली है, तो अगर आप देखेंगे मांग भी जो है वो 40% ही कम हुई है। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे, ईडी जो आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो इसे हम क्या कहते हैं, एकात्मक लोचदर मांग। ठीक है, तो दोनों में क्या आता है, बराबर का जो है, बराबर का आप देखेंगे परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी श्रेणियां मांग की कीमत लोच की। तो इसे हम शॉर्टकट में देख लेते हैं। तो पूर्णतः बेलोच दर, इसका मतलब ईडी आपका 0 है, यानी सभी मूल्यों पर मांग जो है वो समान रहती है, तो मांग में कोई परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिला। कम लोच दर, यानी यहाँ पे आप देखेंगे ईडी जो होती है वो कम हो जाती है 1 से, तो इसमें क्या होता है, मांग में परिवर्तन जो होता है वो मूल्य में परिवर्तन जो होता है वो ज्यादा होता है किससे, मांग से। ईडी अगला जो आता है, आप ये कम लोच दर था, उसके बाद आता है इकाई लोच दर। जब होती है तो ईडी इक्वल टू 1 होता है, यानी मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, फिर आता है अधिक लोच दर। हमने देखा यहाँ पर आपकी ईडी जो होती है वो बड़ी होती है 1 से, तो इसमें मांग में जो परिवर्तन होता है वो ज्यादा होता है किसमें, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से। फिर आता है आपका पूर्ण लोच दर। तो इसमें ईडी जो होती है वो इन्फिनिटी तक जाती है, यानी सामान्य मूल पर मांग जो होती है अनंत तक जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में काफी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप कर्व देखेंगे, ये रहा, आपने देखा था ये आपका वाई एक्स के समान, एक्स एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर। ठीक है ना, एडी इक्वल टू 1 हो गया ये। तो इस तरह से जो होता है आप देखेंगे कर्व जो है बिहेव करता है इन सारी पोजीशन। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जो मांग की कीमत लोच है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले वस्तु की प्रकृति जो होती है वो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती है। यानी अगर अनिवार्य वस्तुएं हैं जैसे अनाज हो गई, दवाइयां हो गई, तो मांग बेलोच दर होती है। तो ये तो हमेशा कंटिन्यू जो है ये मार्केट में रहेंगी रहेंगी, इनकी डिमांड रहेगी रहेगी। ठीक है ना, कीमत पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, तो इसलिए हमेशा बेलोच दर आपको दिखाई देगी। आरामदायक जो वस्तु है जैसे फ्रिज, पंखा, मांग, ये जो होती है लोचदर होती है, तो समय के अनुसार इसमें चेंज आता है, तो इसे लोचदर कह सकते हैं। ऐसे ही विलासिता की वस्तुएं, एसी, लैपटॉप, मांग, ये भी क्या होती है, अत्यधिक लोचदर होती है। तो इसमें भी भाई ये हमेशा तो कोई खरीदता नहीं है, साल में 6 महीने में ऐसा तो नहीं है भाई कि कोई खरीदता है, कई बार 3-3 4-4 साल में सामान खरीदे जाते हैं, तो ये क्या होती है, अधिक लोचदर होती है।
स्थानपन की उपलब्धता भी जो होती है लोच का कारण बनती है, यानी जिन वस्तुओं की विकल्प आसानी से उपलब्ध होते हैं उनकी मांग जो होती है अधिक लोच दर होती है। ठीक है, यानी एक वस्तु अगर नहीं मिल रही तो उसी संबंधित दूसरी वस्तु ले सकता है व्यक्ति, इसे क्या कहा जाता है, स्थानपन वस्तु कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर पेप्सी की कीमत बढ़ने पर लोग क्या करेंगे, कोको कोला खरीदेंगे, यानी कोक की जो मात्रा होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जो पेप्सी की मात्रा है वो घट जाएगी। तो कह सकते हैं भाई ये भी क्या है, आपकी लोच दर आपको देखने को मिलेगा। फिर आती है आय स्तर। आय स्तर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी गरीब वर्ग की मांग लोच दर होती है। तो गरीब वर्ग है जो भाई, उसकी मांग लोच दर होती है। अगर उसकी आय अच्छी है तो वो सामान खरीदेगा, नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि वह कीमत परिवर्तन से ज्यादा प्रभावित होता है। भाई कीमत में परिवर्तन आएगा तो वो सामान को खरीदेगा भी, नहीं भी खरीदेगा, तो इसलिए वो जो मांग होगी वो क्या होती है, ज्यादा लोच दर होती है। अमीर वर्ग की मांग जो होती है वो बेलोच दर होती है, क्योंकि भाई अमीर व्यक्ति के पास पैसे होते हैं, कीमत पे उनको प्रभाव नहीं पड़ता, वो सामान लेना है तो वो लेंगे, तो इनकी मांग आपको बेलोच दर दिखाई देगी। ठीक है, इसमें परिवर्तन कम दिखाई देगा आपको। कीमत का स्तर भी जो है वो इफेक्ट करता है मांग पर। जैसे महंगी वस्तुएं, जैसे प्लाज्मा टीवी हो गया, ठीक है, और महंगे टीवी हो गए, तो ये इनकी मांग क्या होती है, लोचदर होती है। भाई कभी लोग, कुछ लोग खरीदते हैं जब टाइम की जरूरत होती है, ऐसा तो नहीं हमेशा इसकी मांग रहती है, तो ये लोचदर है। सस्ती वस्तुएं जैसे माचिस, नमक, मांग जो होती है इनकी बेलोजर होती है। भाई जरूरी चीजें हैं, लोग लेंगे ही लेंगे, तो इसलिए इसकी मांग जो होती है वो सस्ती चीजें होती हैं, वो बेलोजर होती हैं। कीमत से इनका कोई परफेक्ट कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। उपभोग स्थगन, ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग टाला जा सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, तो उनकी मांग भी जो होती है लोचदर होती है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं इनकी जरूरत कभी होती है कभी नहीं होती है, तो इनकी मांग भी जो होती है वो लोचदर ही होती है। विविध प्रयोग, जिन वस्तुओं के कई उपयोग जैसे बिजली, उनकी मांग जो होती है वो ज्यादा लोचदर होती है। ठीक है ना, तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है भाई जिनकी मांग जो अगर उनकी कीमत सस्ती कर दी जाए तो उसका ज्यादा यूज किया जा सकता है, तो उसकी मांग भी जो होती है आप देखेंगे ज्यादा लोचदर होती है। तो बिजली सस्ती होने पर इससे अधिक उपयोग में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसलिए क्या होगा, लोग अगर इसके प्राइस कम होंगे तो लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो कम इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए इसकी मांग जो होगी वो लोचदर होगी। कुल व्यय में हिस्सा, जिन वस्तुओं पर आय का कम हिस्सा खर्च होता है, जैसे नमक, सुई, उनकी मांग जो होती है वो बेलोजदर होती है। ठीक है, तो ये जरूरी चीजें भी होती है, उनका काफी कम, ऐसा तो होता नहीं भाई ज्यादा महंगी चीजें, सस्ती चीजें हैं तो हर कोई क्या करता है, इसको खरीदता ही है, तो इसमें कोई ज्यादा आपको परिवर्तन नहीं देखने को मिलता, तो ये बेलोजदर होती है। अधिक खर्चे वाली वस्तुओं की मांग लोचदर होती है। भाई अधिक जो वस्तु जो ज्यादा महंगी होती है तो लोग कई बार क्या करते हैं भाई, आय की वजह से उसे नहीं खरीदते हैं, जब उनके पास आय अच्छी होती है तो खरीदते हैं, तो इसलिए उनकी मांग जो होती है वो अधिक लोचदर आपको देखने को मिलेगी। समय अवधि भी इंपॉर्टेंट होती है, इसके कारण भी मांग में लोच आपको देखने को मिलता है मांग की। ठीक है, यानी मांग कम लोचदर होती है, जो अल्पकाल वस्तुएं होती हैं जो कम समय के लिए यूज की जाती हैं, तो मांग क्या होती है इसकी, कम लोचदर होती है। ठीक है, क्योंकि आदतें जल्दी नहीं बदलती, तो कोई चीज जो कोई लेकर आता है भाई, उनकी जो मांग होती है अल्पकाल में, तो उससे आदतें जो होती हैं वो इतनी जल्दी तो बदलती नहीं है। कोई भी चीज़ आप लेते हैं या कोई भी चीज़ करना शुरू करते हैं या कोई काम करना शुरू करते हैं तो एकदम से इंटरेस्ट खत्म नहीं होता, तो इसकी जो मांग होती है वो कम लोचदर होती है। दीर्घकाल, मांग लोचदर होती है क्योंकि उपभोक्ता आदतें और विकल्प बदल लेते हैं, तो दीर्घकाल में जो मांग होती है वो भी क्या होती है, लोचदर होती है, क्योंकि भाई समय के साथ साथ लोगों की आदतें बदल जाती हैं, तो इसलिए भी क्या होता है, और विकल्प भी उनको अगर दूसरे मिलने लग जाते हैं तो मांग जो आपको लोचदर दिखाई देगी। आदतें, जिन वस्तुओं का उपयोग आदत बन जाता है, अगर कोई वस्तु उसका उपयोग का आदत बन गई है आपको, ठीक है, तो उनकी मांग हमेशा आपको बेलोजदर दिखाई देगी। जैसे शराब, सिगरेट की आदत होती है लोगों को, तो लोग क्या करते हैं भाई, उसका इस्तेमाल करते हैं, प्राइस कितना भी बढ़ जाएगा लोग क्या करेंगे, उसे खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो इनकी जो मांग होती है वो बेलोजदर होती है। ठीक है, मांग की कीमत लोच और कुल व्यय का संबंध, यानी अब देखते हैं कि जो मांग की कीमत लोच होती है, कुल व्यय पर उसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, इसको समझते हैं। मांग की कीमत के परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता यह तय करती है कि कुल व्यय कैसे बदलेगा, यानी मांग में, कीमत में जो परिवर्तन आता है उसी के हिसाब से व्यक्ति जो होता है अपने व्यय को ज्यादा या कम करता है, इसका भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा मांग पर। जब लोच एक से अधिक हो, यानी आप देखेंगे भाई लोच जो है वो एक से अधिक है, तो इस समय क्या देखने को मिलेगा, इसे अत्यधिक लोचदर मांग कहा जाता है। ठीक है ना, तो ईडी आपकी क्या है, यानी अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, आप एक से ज्यादा है, तो इस समय क्या होगा, इसे अत्यधिक लोचदर मांग कहा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है भाई, मांग जो है ज्यादा लोचदर है, तो कीमत घटने पर कुल व्यय बढ़ जाता है, यानी आप अगर कीमत घटाएंगे किसी चीज तो लोग पैसा उस पर ज्यादा खर्च करेंगे, और कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घटता है, और अगर आपने कीमत बढ़ा दी तो कुल व्यय क्या होगा, घट घट जाता है। मतलब कीमत और कुल व्यय विपरीत दिशा में चलते हैं, तो कीमत और व्यय जो है वो विपरीत दिशा में चलते हैं। जैसे
कीमत देखेंगे आप 5 रुपए थी, ठीक है, 4 रुपए कर दी गई। तो वैसे ही आप देखेंगे भाई, पहले 100 यूनिट यूज कर रहा था व्यक्ति, अब क्या करेगा 140। तो इससे क्या होगा, उसका व्यय कितना, पहले 500 था, अब कितना हो गया 560। तो आप विपरीत दिशा में देख रहे हैं। जैसे देखिए पहले 5 से 4 यानी ये घटा है, तो इसकी यहाँ पर देख रहे हैं आप घट रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे मात्रा जो है वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको विपरीत संबंध देखने को मिलता है कीमत और कुल व्यय के अंदर। तो ये कीमत 5 से 4 होने पर कुल व्यय 500 से बढ़कर 560 हो गया है, यानी कीमत घटते ही व्यय बढ़ गया। इससे पता चलता है कि मांग जो है वो लोचदर है, ठीक है ना, कीमत की वजह से आपको मांग लोचदर दिखाई दे रही है। सेकंड आता है जब लोच 1 से कम हो। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जो लोच है वो 1 से कम है तो इसे अलोचदर मांग कहते हैं, क्योंकि कीमत घटने पर कुल व्यय भी घटता है। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप भाई, कीमत घटा रहे हैं लेकिन व्यय भी जो है वो घट रहा है। कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ता है, और कीमत घटती है तो कुल व्यय बढ़ता है। मतलब कीमत और कुल व्यय एक ही दिशा में बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ही दिशा में। वहां पे विपरीत था, यहाँ पर एक ही दिशा में। जैसे देखिए 5 था, यहाँ पर आप देखेंगे 4 हो गई कीमत, यानी घट गई है। मात्रा पहले 100 थी और 120 हुई है, लेकिन वहीं आप कुल व्यय देखेंगे तो कुल व्यय 500 से 480 हो गया, लेकिन ये भी घटा है। तो दोनों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, कि दोनों जो है एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, जब लोच 1 से कम हो। तो यह कीमत 5 से 4 हुई, लेकिन व्यय जो था 5 से घटकर 480 हो गया। तो इसका मतलब है कीमत और व्यय एक ही दिशा में बढ़ते हैं, यानी लोच जो है वो 1 से कम है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब लोच 1 के बराबर हो, ठीक है। अब लोच 1 के बराबर है तो इसे एकक लोच दर मांग कहते हैं, क्योंकि कीमत घटने या बढ़ने पर कुल व्यय नहीं बदलता। अब कीमत घट रही है चाहे बढ़ रही है, कुल व्यय पे कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। मतलब कीमत बदलती तो है, मांग भी उसी अनुपात में बदलता है, जिसे कुल व्यय जो है आपका स्थिर रहता है। जैसे देखिए कीमत 5 से 4 हो गई, ठीक है, मात्रा 100 से 125 हो गई, लेकिन आप देखेंगे कि दोनों जो है बराबर हैं, यानी पहले भी कुल व्यय जो था वो 500 था, अभी भी कुल व्यय जो है वो 500 है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बराबर होता है, यानी कीमत बदलने के बाद भी कुल व्यय जो होता है वो बराबर ही रहता है। तो कीमत 5 से 4 होने पर कुल व्यय 500 ही रहा। इसका मतलब है कि मांग ने कीमत के बदलाव को बराबरी से क्या किया हुआ है, संतुलित किया हुआ है, ठीक है। अब इसे अगर प्रतिशत में परिवर्तन करके देखते हैं तो कुल व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेम वैसा ही है। जब मांग की प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा हो, ठीक है, यानी यहाँ पर हम आप देखेंगे जो इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या देखेंगे, ज्यादा है 1 से, यानी मांग लोचदर है। तो मांग लोचदर होगा तो कुल व्यय कीमत के विपरीत दिशा में बदलेगा, ये हमने देखा ही था। कीमत गिरेगी व्यय बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी व्यय घटेगा, ठीक है, पहली चीज थी। दूसरा अगर देखते हैं जब मांग प्रतिशत जो मांग की प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो, यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो मांग की लोच है वो 1 से कम आपको देखने को मिलेगी, यानी मांग जो है वो अल्प लोच दर है। इसमें क्या देखने को मिलेगा, कुल व्यय कीमत की दिशा में बढ़ेगा। तो कुल व्यय जो है वो कीमत की दिशा में बढ़ता है, यानी कीमत गिरेगी व्यय घटेगा, कीमत बढ़ेगी व्यय बढ़ेगा, ठीक है। तीसरा जो आपका था वो था मांग की प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिवर्तन के बराबर होता है, यानी हमारे जो मांग की लोच होती है वो क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुल व्यय में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, जितना व्यय था वो उतना ही रहेगा, उसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता, ठीक है। कुल व्यय विधि की सीमा क्या है, तो जब हम कुल व्यय विधि का यूज करते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, उस चीज को समझना जरूरी होता है। यह विधि लोच का सटीक मान नहीं बताती, ठीक है, तो ये सटीक मान नहीं बताती, बस ये बताती भाई लोच दर है, कम लोच दर है। इस विधि से हम केवल इतना ज्ञान लगा सकते हैं कि लोच 1 के बराबर है, 1 से अधिक है या 1 से कम है। तो यही चीज हमें पता लगती है कुल व्यय विधि के अंदर। तो इसलिए यह विधि सीमित और सिर्फ एक मोटा अंदाजा ही दे पाती है, ठीक है। तो इस विधि का ये जो है एक सीमा है। इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें।